हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आ गया है आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़ आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके रिगार्डिंग ओईटी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो होगा कि कैसे मैंने अपना ओईटी एग्ज़ाम पास किया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के। तो जिन लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार वो लोग ज़रूर देखें। जो लोग कोचिंग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि वो अपना टाइम और अपना पैसा है वो बचा सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो आप लोग देखें और फिर आप लोग मेरा ये वीडियो देखें। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं मैं कि भैया ओईटी की जो पासिंग रेट है, मतलब 100 बच्चों में से 20 बच्चे पास होते हैं, 80 बच्चे ओईटी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। ये फैक्ट है। ये वो 80 बच्चे क्यों फ़ेल होते हैं उसका रीज़न भी आपको मेरा ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो आज मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हुए, वरना ये वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिसनिंग की, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि इफ़ यू आर ए गुड लिसनर then you are a good reader, then you are a good speaker and then you are a good writer। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको ओईटी एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिलेगी। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा वीडियो देख के या जो मेरी टिप्स एंड ट्रिप्स है या जो मेरा फॉर्मूला है उसको आप फॉलो करोगे तो आप ओईटी एग्ज़ाम पास करोगे, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी और हो सकता है आप पास भी कर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये फ्री फोकट में हमें क्या ओईटी पास कराएगा, हमें तो वहाँ जाएंगे जहाँ कोचिंगों में हो सकता है उनको ऐसे टीचर मिले जो पीएचडी करे हुए हो, जिन्होंने कैम्ब्रिज से इंग्लिश में कोई डिप्लोमा डिग्री किया हो या ऑक्सफोर्ड से किया हो। तो हो सकता है उनको वहाँ कोचिंगों में उस टाइप के टीचर मिले, तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोचिंग वाले तो आपके इंतज़ार में बैठे हैं। आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा यार। इसीलिए वो लोग बोलते रहते हैं कि यार ये लड़का ऐसा है जो बता रहा है कि भैया आप तो अखबार पढ़ के, आप तो मूवी देख के ओईटी एग्ज़ाम पास कर लोगे। वो हंसते हैं मेरे ऊपर। तो भैया मैंने तो ऐसा किया है, मेरे दोस्तों ने भी ऐसा किया है। तो वो लोग तो हंसेंगे, उनको पता है कि कहीं ना कहीं अगर लोगों ने इस बंदे की बात मान ली, इसका वीडियो वायरल हो गया, ज़्यादा लोगों ने इसका वीडियो देख लिया, तो भैया उनकी जो ओईटी की दुकानें हैं वो बंद हो जाएगी। तो अपन तो भैया देसी है, देसी बोलेंगे बिल्कुल। तो उनकी जो दुकानें हैं वो बंद होने का उनको खतरा है, इसलिए वो अब मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिसको लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है, ये हमें सही बता रहा है, और पहली बात तो आपको कोई पैसा नहीं लगना मेरी बात मानोगे तो, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ठीक है, आता हूँ मैं सबसे पहले लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग मैंने कैसे अपनी प्रिपेयर करी। तो मैं अपनी अगर लिसनिंग की बात करूँ तो लिसनिंग के अंदर जैसे ABC 3 पार्ट होते हैं, 42 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। पार्ट ए होता है वो सबसे इजी होता है, हाई स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर उसमें 24 में से अगर आपके 20 या 21 मार्क्स आ गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आप डेफिनेटली लिसनिंग बी के स्कोर से आप पास करोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो भैया मेन फोकस रखो पार्ट ए के ऊपर। पार्ट ए के अंदर क्या होता है, कॉन्वर्सेशन होती है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट के बीच में या उसके फैमिली मेम्बर्स के बीच में। तो उसमें क्या करो आप, उसमें जब वो पार्ट ए में भी 2 उसके सब पार्ट होते हैं ए और बी, तो जब उसमें एक में 12 क्वेश्चन होते हैं, एक में 12 होते हैं, तो वो 12 क्वेश्चन शुरू होने से पहले वो आपको 30 सेकंड का टाइम देता है। तो आप क्या करो, उस 30 सेकंड के अंदर आप एक बार जो वो 12 क्वेश्चन हैं उनको रीड कर लो और उनको अंडरलाइन कर लो। जो उनमें की पॉइंट होते हैं ना उनको आप अंडरलाइन करो। तो उससे क्या होगा कि जब वो लिसनिंग स्टार्ट करेगा तो आपके दिमाग में रहेंगे वो की पॉइंट। हो सकता है आपको उससे आंसर मिलने लग जाए। आप एक बार ये चीज़ करके देखो, अगर आपको आंसर मिलते हैं अच्छी बात है, वरना फिर मैं आपको और दूसरी कई चीज़ें बताऊंगा और दूसरे कोई फॉर्मेट या दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप करके देखो पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी होता है उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको हर क्वेश्चन से पहले आपको वो थोड़ा सा टाइम देता है कुछ सेकंड का। तो उसमें आप क्या करो, उस पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लो, उसके आंसर पढ़ लो। उसमें ABC 3 ऑप्शंस होते हैं, अंडरलाइन करो उसके की पॉइंट क्या क्या है उसके अंदर। तो आप जब आप वो लिसनिंग स्टार्ट होगी तो वो आपके माइंड में रहेंगे, आपका फोकस है उस पर ज़्यादा रहेगा, तो हो सकता है आपको उससे आंसर मिल जाएंगे। मैंने ऐसा किया था, आप भी करके देखो, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। पार्ट सी की बात करूँ, वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है।
उसमें भी 3 ही ऑप्शन होते हैं, ए बी सी। लेकिन उसमें जो उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ी अलग लेवल की होती है, वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी कॉन्वर्सेशन में सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको मीनिंग उस चीज़ का आता होगा तो आपको आंसर मिलेगा। तो उसमें आप एलिमिनेशन का पैटर्न यूज़ कर सकते हो। उन 3 में से एक तो बिल्कुल ऐसा होगा जो आपको समझ में आ जाएगा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी उन 2 में से आपको आंसर ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपकी इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको छोटा सा, कि एक मेरा जैसा बंदा है जो नया है, जो मतलब उस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, या मतलब मैं मेरी बात करता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में लिसनिंग किया करता था तो मेरे को भैया, जब मैं उस क्वेश्चंस को रीड करता था तो मेरे को वो समझ में नहीं आता था। मेरे को 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता था, तब मेरे समझ में आता था कि ये क्या पूछ रहा है। तो अब मैं 3 बार उसको पढ़ूंगा तो मेरा टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो रहा है ना। वहीं एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो जो बचपन से ये चीज़ें करते आया, वो एक बार में पढ़ के समझ जाएगा कि ये क्या पूछना चाहता है, तो उसके लिए जल्दी रहेगा आंसर ढूंढना। तो जब आप पढ़ने में ही आपको इतना टाइम लग रहा है, तो भैया आप सुनने में तो आप क्या ही सोचोगे कि आप एक बार में सुन के आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे, इम्पॉसिबल है। तो भैया उसके लिए क्या करो, पहले आप लोग 3 या 4 प्रैक्टिस टेस्ट करके देखो। आप देखो कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है, मेरे को क्या सुनने में प्रॉब्लम है, क्या मेरे को उसका मीनिंग ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे स्पीड में प्रॉब्लम है मेरी। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी अदर प्रैक्टिस करो। तो मेरा क्या होता था कि मैं भैया रोज़ लिसनिंग की प्रैक्टिस किया करता था। मोस्टली तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम करता था। अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जैसे हॉस्पिटल, हाँ मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपनी ये प्रैक्टिस के साथ साथ हॉस्पिटल ड्यूटी भी किया करता था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपना टाइम मैनेज करता था। भैया जब आपके दिमाग में होगा ना कि 3 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तो भैया अपने आप टाइम निकल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हॉस्पिटल भी चलता रहेगा। बाकी तो बताने वालों के तो 100 एक्सक्यूज़ होते हैं कि भैया ऐसा है, हम तो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमें तो कोचिंग करनी है, हम तो खुद से नहीं कर सकते। वो सबके अपने अलग अलग भैया निजी उनके रीजंस हैं। मैंने अपना बताया जो मैं करता था। फिर मैं भैया डेली कोई ना कोई गाने सुनता था। मैंने अपनी लाइफ में कभी इंग्लिश मूवीज़, कभी इंग्लिश गाने सुने ही नहीं ओईटी से पहले। ओईटी के टाइम मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कोचिंग वगैरह में धक्के खा के कि भैया मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है यार। क्योंकि मेरे क्या होता था, कई बार मेरे स्कोर आता था 35 36, कई बार मेरे 22 23 भी आता था। तो मैं सोचता था अरे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर प्रॉब्लम है। उस पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर को कोसते हैं कि यार पेपर हार्ड होगा यार। नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो डिफरेंस आता केवल 2 या 3 या 4 नंबर का, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस मेरा आ रहा है 10 से 12 नंबर का, मतलब प्रॉब्लम मेरी है। तो मेरे को क्या करना है उसके लिए, मुझे भैया मैं इंग्लिश गाने सुनता था, इंग्लिश मूवीज़ देखता था, चाहे मैं 15 मिनट की देखूं या 20 मिनट की, आधे घंटे की। सब टाइटल के साथ देखना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में। जब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगे, फिर आप सब टाइटल बंद करो, आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। इंग्लिश गाने, कई गाने ऐसे हैं जो काफ़ी स्लो मोशन में है, काफ़ी धीरे धीरे वो है, तो आपको समझ में आएंगे। तो वहाँ से स्टार्ट करो आप यार, जीरो से स्टार्ट करो चीज़ें। ओईटी का फेलियर रेट इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि हम 2 महीने की या 3 महीने की कोचिंग करके हम ओईटी पास कर लेंगे, हम चले जाएंगे। हम ये नहीं देखते कि हमारा लेवल क्या है। हो सकता है हमें 1 साल लगे, हमें 6 महीना लगे, लेकिन हम उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो एक बार में ओईटी पास कर लेते हैं। भैया वो हो सकता है वो कॉन्वेंट के, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए वो कोचिंग बनी है, क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना अच्छा लेवल होता है। उनको केवल एक फॉर्मेट और एक पैटर्न चाहिए होता है, जो कोचिंगों में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग को भैया पूरा उनका बेस उनका स्ट्रॉन्ग करना है उनको, तो उनको टाइम लग सकता है। हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल भर लगे, हो सकता है 4 महीने लगे। तो भैया वो टाइम दो और अपनी मेंटलिटी को उसके अकॉर्डिंग बनाओ। जब आप चीज़ें सुनने लगोगे ना, आपके कान है ना वो यूज तो होंगे उन चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आने लगेगी। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये मैंने की है भैया, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ आज। एक एग्जाम्पल और देता हूँ छोटा सा। जब मैं स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट किया, तो भैया कुछ पेशेंट यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनका एक्सेंट बिल्कुल समझ में नहीं आता आपको। तो भैया मैं हो गया डिप्रेस्ड वहाँ पे। मैं कोशिश करता कि उसको यस यस करके और वहाँ से निकलने की कोशिश करता उस जगह से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा वो क्या पूछ रहा है। लेकिन जब वो डेली चीज़ें, वो चीज़ें मेरे को रिपीट होने लगी, तो मेरे माइंड पे भी जोर पड़ने लगा। मैं भी कोशिश करने लगा कि मैं कोशिश करूँ समझने की कि ये बोल क्या रहा है। मेरे कानों पे जोर पड़ने लगा, तो मैं यूज टू हुआ उन चीज़ों के।
तो आज मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मेरे को समझ में आने लग गई। मैं अभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मैं इंग्लिश में कोई तोप हो गया हूँ या इंग्लिश मेरे को सब आती है। ये तो एक लैंग्वेज है, ये तो ताउम्र आप सीखते रहोगे तो भी आप सीख नहीं पाओगे, ऐसी चीज़ है ये लैंग्वेज। तो ऐसा आप करके देखो। बात करूँ मैं रीडिंग की, रीडिंग के भी 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। पार्ट ए सबसे हाई स्कोरिंग पार्ट होता है, उसमें अगर 20 में से 17-18 नंबर आ रहे हैं तो मोर देन इनफ है, आप डेफिनेटली बी स्कोर लाओगे भैया। अब मैं पार्ट ए की बात करूँ तो रीडिंग में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, पार्ट ए होता है वो होता है 15 मिनट का और 20 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी होता है वो 45 मिनट का होता है, 22 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सोचो कि यार इतना डिफरेंस क्यों, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट है। तो भैया तो वो पार्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाया होगा, उनका उन्होंने मार्किंग क्राइटेरिया, उनका पैटर्न भी वैसा ही दिया होगा। तो पार्ट ए में क्या होता है, उसमें बेसिकली 4 पैराग्राफ होते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले स्टार्टिंग की 1-2 मिनट में जल्दी जल्दी गो थ्रू होता था सारे पैराग्राफ को, उनमें पढ़ के उनमें जो मेरे को की पॉइंट लगता था उनको मैं अंडरलाइन कर लेता था। फिर आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपने की पॉइंट है आपने पहले से अंडरलाइन कर रखे हैं, तो कुछ के आंसर तो आपको वैसे मिल जाएंगे, उन की पॉइंट के ऊपर ही मिल जाएंगे आपको। और आप मैं ऐसा भी करता था कि जिस क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं मिलता था, मैं ऐसे नहीं है कि उसके चक्कर में उस चारों पैराग्राफ को 3-3 4-4 बार पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा। उस क्वेश्चन को छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। हो सकता है जब आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको पहले का भी मिल जाएगा। ऐसे मत करो कि एक क्वेश्चन को लेके आप अटक गए और उसको चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। और एक अच्छी बात आपको और बताता हूँ मैं प्रैक्टिस की, जो मैंने की है। जैसे एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन आप जब घर पे प्रैक्टिस करो तो 13 मिनट का टाइमर लगा के रखो अपने मोबाइल में। और टाइमर लगा के रखना, इसको मजाक मत समझना। बिना टाइमिंग के रीडिंग का बिल्कुल भी कोई सा भी पार्ट मत करना भैया, टाइमिंग ज़रूर रखना अपने साथ में, तभी आप यूज टू होगे उस चीज़ के, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। रीडिंग की मैं बात करूं, अगर वो 15 मिनट की जगह आपको 30 मिनट दे देना अगर एग्जामिनर, तो आप 20 के 20 क्वेश्चन राइट कर सकते हो, क्योंकि सारे आंसर उन पैराग्राफ्स के अंदर ही है। उन्होंने 15 मिनट ही क्यों दिए, सोच समझ के दी होगी यार। उन्होंने भी कुछ आप लोगों से कुछ वो देखना चाहते हैं, कुछ आपका टैलेंट, आपका वो लोग देखने की कोशिश करते होंगे आपके अंदर की कितनी आपकी एबिलिटी है, कितनी आपकी कैपेसिटी है। तो वो टाइम कैसे बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो भैया रीडिंग में मैंने क्या किया था, मैं रेगुलर तो था ही, प्रैक्टिस तो डेली करता ही था मैं अपनी। उसके अलावा न्यूज़पेपर मेरा डेली था भैया, टाइम्स ऑफ इंडिया कल से स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग में 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटा टाइम मिल रहा है, जब भी पढ़ लो यार। ज़रूरी नहीं है पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, जो आपका इंटरेस्ट हो। चाहे आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़नी हो तो आप वो पढ़ो, आपको कोई बॉलीवुड की पढ़नी है तो वो पढ़ो, या कोई पॉलिटिक्स की, क्राइम की, जो भी कुछ हो, कोई भी 1 या 2 पैराग्राफ उठा के उनको रीड करो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है उसके अंदर। तो क्या होगा, रीडिंग में जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो जिसको अगर एक बार पढ़ते ही जिसको मीनिंग समझ में आ गया ना, वो तो आंसर भी ढूंढ लेगा। लेकिन जो जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना, उनको 3-3 बार पढ़ने के बाद भी उनको मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो ये तो हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एक बार में पढ़ते ही समझ जाएगा ना, वो पूरा पेपर सोल्व भी कर लेगा विद इन टाइम के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग ये करके देखो, पार्ट 1 के अंदर आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। और रीडिंग के लिए अपनी अलग चीज़ें पढ़ो आप, रीडिंग के न्यूज़पेपर हो गए, कोई भी बुक्स हो गई, कोई भी नॉवल हो गया, कुछ भी उठा के जहाँ आपका इंटरेस्ट हो कुछ भी पढ़ो यार, चाहे मोबाइल में पढ़ो, चाहे आप वैसे फिजिकली कोई चीज़ यूज़ करो। पार्ट बी के अंदर क्या होता है, पार्ट बी के अंदर भी आपको कितने 6 क्वेश्चन दिए होते हैं पार्ट बी के अंदर। तो उसमें भी आप टाइम लगा के रखो कि हाँ मेरे को 6 मिनट में करने हैं या 8 मिनट में करने हैं। तो उसमें भी आप एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो, उसमें आप की पॉइंट है उनको आप अंडरलाइन करो, वो चीज़ आप करके देखो एक बार अपनी। अगर आपको नहीं आता है तो अपना, आपको पता है अपने ओईटी का चैनल है टेलीग्राम पे, आप लोग मुझे वहाँ अपने, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप मुझे वहाँ बताओगे, तो मैं आपको फिर और फर्दर हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए वो मैं आपको बताऊँगा। बट एटलीस्ट एक बार आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आओ यार। पार्ट सी की बात करूँ, वो सबसे टफ पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, 8 और 8 क्वेश्चन होते हैं, 16 क्वेश्चन के 2 पैराग्राफ होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं। अब भैया जिसकी रीडिंग की स्पीड ही नहीं है तो वो तो पूरे पैराग्राफ ही नहीं पढ़ पाएगा यार, तो वो आंसर तो कहाँ से ढूंढेगा। तो सबसे पहले अपनी स्पीड बढ़ाओ यार, समझने की कोशिश करो चीज़ें एक बार के अंदर। तो भैया मैंने ऐसे ही किया था, स्टार्टिंग में मेरे को टाइम लगा था, लेकिन मैं यूज़ टू हुआ इन चीज़ों को लेके। मैंने अपनी लाइफ को 24/7 इंग्लिश बना दिया था यार। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश देखना, इंग्लिश सुनना, ये मैंने सब कुछ अपने अंदर कर लिया था। चाहे मैं हॉस्पिटल ड्यूटी करता था तो कोशिश करता था वहाँ पे जो मेरे को पेशेंट या उसके रिलेटिव कोई मिलते थे
इंग्लिश में उनसे बातें करना, उनसे जानना या अपने माइंड में बैठे बैठे उन चीज़ों को रिकॉल करना, ये चीज़ें मैं किया करता था क्योंकि अपना टारगेट तो फिक्स था यार, अपन को जाना बाहर है। ये चीज़ आप रीडिंग में करके देखो और भैया टाइमर ज़रूर लगा के रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा आपका लेवल क्या है। मैं बोल रहा हूँ आपको अगर टाइम 1 घंटे की जगह वो 2 घंटे दे देंगे ना तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। यार ये तो वही तो पैराग्राफ है जो हम बचपन में इंग्लिश में किया करते थे यार, अनसीन पैसे, सीन पैसे जो आते थे वही तो है यार रीडिंग में, और है क्या। लेकिन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने टाइम दे दिया आपको पर्टिकुलर, तो उस विद इन टाइम में आपको वो चीज़ें करनी है, तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, लिसनिंग की मैं बात करूँ भैया, बढ़िया क्वालिटी के ईयरफोन लेके आओ ताकि आप अपना कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर रख सको, अपनी अटेंशन है प्रॉपर रख सको। ऐसे नहीं है कि मोबाइल के स्पीकर से आप चीज़ें कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप करनी पड़ेगी और करो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर करती है भैया ओईटी लिसनिंग और रीडिंग के अंदर। फिर मैं बात करूँ स्पीकिंग की, स्पीकिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है स्पीकिंग, आराम से हर कोई बच्चा स्पीकिंग पास कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें बोलने की झिझक है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो चैटिंग में अच्छे हो, इंग्लिश में बढ़िया चैट कर लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, जब बोलने की बात आती है वो बोल नहीं पाते। मेरा भी ऐसा ही था, मैं इंग्लिश में मेरे को आप कुछ टाइप करवा लो मैं कर लूँगा अच्छे से, बोलने में, क्योंकि बोलने में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, लिखने में तो आप सोच के आप टाइप कर सकते हो तो वो ईजी है, बोलने में आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो स्पीकिंग के लिए क्या करो, सबसे पहले आप मिरर का यूज़ करो, अपने मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है उसका यूज़ करो, आप कुछ भी बोलो उनको रिकॉर्ड करो, उनको दोबारा सुनो। उनको आप सुनोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आपका पोज कहाँ आया है, या आपने रिपीट कहाँ किया है कोई सेंटेंस, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो आप जब सुनोगे ना तो ही आपको आपकी वीकनेस है वो पता चलेगी। अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना एक बार, आपको कॉन्फिडेंस आ गया बोलने को लेके, तो आप डेफिनेटली स्पीकिंग पास कर लोगे। कुछ भी नहीं है स्पीकिंग के अंदर, बहुत ईजी है, आप आराम से स्पीकिंग पास कर सकते हो। फिर आप धीरे धीरे आप देखोगे आपका क्लोज पर्सन कौन है, वो चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जहाँ आपको लगता हो कि यार इनके साथ में अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा ना तो मेरे अंदर कोई डर नहीं रहेगा, मैं आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि आप मोर फ्रेंडली हो आप उन लोगों के साथ में। एक तो आप किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो आपका सीनियर हो, चाहे आपका फादर हो, आपका कोई टीचर हो, तो जो आपके अंदर की बातें ना वो निकल नहीं पाती है। वहीं आपका कोई क्लोज कोई फ्रेंड होगा या सिस्टर या ब्रदर होगा, उनके साथ में आप डेफिनेटली वो चीज़ें कर सकते हो। स्टार्टिंग करो ऐसी चीज़ें करने की यार, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली स्पीकिंग में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ राइटिंग की, राइटिंग में क्या होता है कि राइटिंग का फॉर्मेट है वो हर टीचर का अलग फॉर्मेट है। तो भैया आप किसी की भी बात मानो, एक फॉर्मेट है वो फिक्स कर लो अपने माइंड में कि मेरे को तो यही फॉर्मेट फॉलो करना है। राइटिंग में क्या होता है, स्टार्ट पार्ट और लास्ट का जो पार्ट होता है वो सेम होता है, बीच का जो पार्ट बी होता है ना वो आपका कैसा आपको केस नोट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। तो आप अपना फॉर्मेट फिक्स कर लो पहले, सबसे पहले तो उसके बाद में आप बाकी चीज़ें वो करो। ये चीज़ें आप धीरे धीरे करने की कोशिश करो, आप लिखने की हैबिट बनाओ, आप स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करो, आप राइटिंग अपनी अच्छी करो। ये सब चीज़ें भी ओईटी राइटिंग के क्राइटेरिया हैं, जब वो आपको मार्किंग का जो क्राइटेरिया है ना उनमें ये सब भी आता है, स्पेलिंग हो गई, ग्रामर हो गई, आपकी राइटिंग हो गई, आपका फॉर्मेट हो गया, ये सब, इन सब से भी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जो कंटेंट है उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा, कंटेंट भी एक पार्ट है मार्किंग का, लेकिन ये सब भी उसके पार्ट है। तो आप पहले ये सब तो स्ट्रॉन्ग करो, कंटेंट तो फिर हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में, वो चीज़ें भी आप सीख जाओगे टाइम के साथ, बट एटलीस्ट पहले ये तो करना सीखो आप लोग। चलो ये सब मैंने आपको बता दिया चारों मॉड्यूल के बारे में, मैंने भैया ऐसा ही किया था, आप लोग करके देखो, आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो आपका भाई बैठा है, आप अपना चैनल है ओईटी का टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ आपके डाउट्स लाओ, आप पूछो वहाँ पे। बाकी आज मैंने ये चारों मॉड्यूल आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है कि ओईटी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आज ये 20 या 25 मिनट के वीडियो में सब कुछ बता दे कोई आदमी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे और मेरे दिमाग में और चीज़ें आएगी तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, आप लोग पूछोगे, आपके डाउट के अकॉर्डिंग भी मुझे मेरी चीज़ें याद आएगी तो मैं और बताता रहूँगा आपको। एटलीस्ट आप ये चीज़ें फॉलो करके देखो, आपको फ़ायदा मिलता है तो वेल एंड गुड है, बाकी तो वो कोचिंग वाले आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं, वो तो लक्ष्मी का इंतज़ार करते ही रहते हैं, तो आप लोग वहाँ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जो लोग मेरा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं वो लोग करो। बाकी मैंने आपको बता दिया है भैया, पासिंग जो है बच्चे 100 में से 20 बच्चे ही पास होते हैं, 80 बच्चे फेल होते हैं ओईटी के अंदर, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बचा रहा हूँ कि आप अपना पैसा और टाइम कैसे बचा सकते हैं।
हो सकता है मेरा जो फॉर्मेट है या मेरी जो सोच है उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 या 6 महीने या साल भर, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपने और भी साथियों को भेजें ताकि वो लोग भी अवेयर हो, उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ।